तो हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लॉस्ट वुड नाम के एक बड़े से जंगल में एक आदमी अपना महल बनाकर रहता है। वो एक ऐसा सॉर्सरर है जिससे सभी लोग नफरत करते हैं और डरते हैं, और उसका नाम जागन है। और इस वक्त वो एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। जागन के सामने झुकी हुई एक एल्फ जो कि एक गुलाम है, वो पूछती है कि आखिर मैं किस तरह मरने वाली हूँ। उसकी ये बात सुनकर जागन हैरान होते हुए सोचने लगता है कि आखिर इससे किसने कहा कि मैं इसे मारने वाला हूँ। क्या व्यूअर्स में से कोई मुझे बता सकता है कि उस लड़की से कैसे बात की जाए जिसे तुम पसंद करते हो। यानी कि दोस्तों, जागन इस लड़की को पसंद करता है। और वैसे ये सब पिछले दिन शुरू हुआ था। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, और वो लड़की जैसे ही उस आदमी को थप्पड़ मारती है उसकी खाल उतर जाती है, जो देखकर वो लड़की बोलती है कि तुम माहिर्स नहीं हो, कौन हो तुम। लेकिन तभी वो आदमी अपने चाकू से उस लड़की के कपड़ों को काट देता है और बोलता है कि शायद से तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, है ना। वैसे सभी जिंदा वर्जिन्स का चेहरा बहुत ज्यादा उत्प्रेरक होता है। उसकी बातों से वो लड़की समझ जाती है कि ये एक सॉर्सरर है, और इस वजह से वो चिल्लाने लगती है। वो आदमी कहता है, रिलैक्स, तुम्हारा शरीर पाकर मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन तभी एक आदमी आकर उसका सिर पकड़ लेता है और बोलता है कि किसी दूसरे की जगह पर तुम कैसे आ सकते हो। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस लड़की के चिल्लाने से मेरी आंख खुल गई। ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सॉर्सरर हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ अपनी रिसर्च को शेयर करूंगा। जागन बोलता है कि मुझे ऐसी सॉर्सरी के बारे में नहीं जानना जिसमें लोगों को मारा जाए। और इसके बाद वो उसके सिर को फोड़ देता है और खून के छींटे उस लड़की के चेहरे पर भी आते हैं, और इस वजह से वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। अब उस लड़की की हालत देखकर जागन सोचता है कि जागने के बाद ये लड़की बहुत ज्यादा डरने वाली है, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और इसके बाद जागन अपने एक स्पेल का यूज करता है, रीबाउंड साइकिल, जिसके बाद सब कुछ रिवाइंड होने लगता है। उस लड़की के कपड़े फिर से जुड़ जाते हैं और वो आदमी भी फिर से ठीक हो जाता है। अब जागने के बाद इस लड़की को ऐसा लगेगा जैसे इसने कोई ख्वाब देखा हो। लेकिन तभी जागन की नजर उस लड़की के लॉकेट पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये लड़की चर्च से है, चर्च जो सभी सॉर्सरर्स का दुश्मन है। लेकिन जागन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जागन अपने एक दूसरे स्पेल का यूज करके उस लड़की को टाउन के पास ट्रांसपोर्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके स्पेल के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। और इसके बाद जागन पीछे मुड़कर बोलता है, बार्बाटोस, तुम्हें मेरे स्पेल्स के साथ इस तरीके से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और अब हम यहाँ एक और आदमी को देखते हैं जो जागन से कहता है, तो क्या कर रहे हो तुम। जागन बोलता है, बस मैं उन लोगों को एक सबक सिखा रहा हूँ जो मेरे यार्ड में शोर करते हैं। ये बात सुनकर बार्बाटोस बोलता है कि हम सॉर्सरर्स हैं, हमारे लिए अपनी ताकत को बढ़ाना मायने रखता है, ना कि दूसरे लोगों की जिंदगियां, क्योंकि दूसरे लोगों को मारकर ही हम सॉर्सरर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। अब इसके बाद वो उस लड़की को देखकर बोलता है कि इसके अंदर तो काफी माना है, क्या तुम इसे सेक्रीफाइस करने वाले हो। तभी जागन बोलता है कि लोगों को मारना मेरा सॉर्सरी स्टाइल नहीं है। और इसके बाद वो उस लड़की को वहां से ट्रांसपोर्ट कर देता है, और इसके बाद जागन वहां से जाने लगता है, ये बोलते हुए कि अब मुझे सोने जाना है, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम बाद में आ सकते हो। बार्बाटोस बोलता है कि तुम जागने के लिए एड्रेनालिन का यूज कर सकते हो। जागन बोलता है कि हाँ, उसी का इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। बार्बाटोस बोलता है कि हमें अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए ताकि हम ज्यादा वक्त तक जिंदा रहें। वैसे मेरे पास एक काफी मजेदार खबर है जागन, क्या तुम्हें पता है आर्क डीमंस में से एक मार्कोसियस मर चुका है। ये बात सुनकर जागन हैरान हो जाता है, और अब हमें आर्क डीमंस के बारे में पता चलता है कि ये टाइटल उन्हीं को मिलता है जिनके अंदर बहुत ज्यादा माना होता है, और वो लो रैंक वाले सॉर्सरर्स को ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। उनके पास ये अथॉरिटी आ जाती है, और 13 आर्क डीमंस में से सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला कल मर चुका है।
अब बारबेटोस बोलता है कि क्या तुम इस बारे में और जानना चाहते हो, लेकिन तुम तो सोने जा रहे थे। जागन बोलता है कि बताना है तो बता, दिमाग खराब मत कर। सो बारबेटोस बताता है कि मार्कोसियस की टेरिटरी का एक काफी बड़ा ऑक्शन होने वाला है, जिसमें उन चीजों की नीलामी होगी जो मार्कोसियस अपने पीछे छोड़ गया। और इसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीलामी होने वाली है। वहाँ पर बारबेटोस और जागन एक साथ आते हैं। और दोस्तों, अब हमें पता चलता है कि बारबेटोस जागन के पास इसीलिए आया था ताकि वो नीलामी के लिए कुछ पैसे उधार ले पाए। अब यहाँ पर ये दोनों बातचीत करते हुए जा रहे थे। जागन बोलता है कि तुम किसी और से पैसे क्यों नहीं ले लेते। बारबेटोस बोलता है कि नहीं, सिर्फ तुम ही मुझे पैसे दे सकते हो। वैसे अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा कुछ सुंदर लड़कियां पटाने में। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि जागन को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जागन को लगता है कि लड़कियां परेशानी खड़ी करती हैं। तभी जागन देखता है कि गार्ड्स तो काफी ज्यादा चौकन्ने हैं। बारबेटोस बताता है कि कुछ बेवकूफ औरतों को अगवा कर रहे हैं, उन पर सॉर्सरर्स एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। शायद से वो कोई रिचुअल परफॉर्म करना चाहते हैं। ये बात सुनकर जागन सोचता है कि कहीं वो लोग किसी ताकतवर चीज को सम्मन तो नहीं कर रहे, जैसे कोई डीमन। लेकिन इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद बारबेटोस जागन से पूछता है कि कहीं तुम तो ये किडनैपिंग नहीं करवा रहे। जागन बोलता है कि ये सारी फालतू की चीजें हैं। बारबेटोस बोलता है कि तुमने सही कहा, और इसके अलावा तुम्हारे इतने दोस्त भी नहीं हैं जो तुम्हें मुसीबत से बाहर निकालें। सो जागन बोलता है कि मुझे दोस्तों की कभी कोई जरूरत नहीं लगी। और इसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं नीलामी में, जहां पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे। और वहां पर काफी सारी चीजों की नीलामी हो रही थी। और वहां पर काफी सारे ताकतवर लोग थे। किमेरस द ब्लैक प्लेट, ग्रेमोरी द एन्चेंट्रेस और वेलफोर द एपेरिशन। दोस्तों, ये वो टाइटल्स हैं जो सॉर्सरी जितने ही ताकतवर हैं। और अब ये लोग कैंडिडेट्स बन गए हैं 13th आर्कडीमन बनने के लिए, क्योंकि मार्कोसियस मर चुका है। दूसरी ओर ग्रेमोरी द एन्चेंट्रेस किमेरस से कहती है कि वो बिखरे वालों वाला आदमी कौन है। किमेरस बोलता है कि ये बारबेटोस द पुरगेटरी है, और उसके बगल में बैठा हुआ है जागन। वो काफी जवान है, लेकिन उसका कोई टाइटल नहीं है, लेकिन फिर भी आर्कडीमन कैंडिडेट्स में उसका नाम आता है। लेकिन तभी उस नीलामी की आखिरी चीज सभी के सामने लाई जाती है। ये चीज आर्कडीमन मार्कोसियस की खुद की जागीर है, क्योंकि इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन मार्कोसियस के मरने के बाद वो डील खत्म हो गई है, और अब हम इसका नया मालिक खोज रहे हैं। और ये होती है नॉर्डर्न होली लैंड की लेजेंडरी रेस की एक मेंबर, एक एल्फ। और यहाँ पर जो जागन होता है वो उस एल्फ को बस देखता ही रह जाता है। ऑक्शन वाला बोलता है कि जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि एल्फ्स भगवानों के कितने करीब होते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इसकी जो मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इसे काफी ज्यादा कीमती बना देती हैं। आप इसका इस्तेमाल एक लव स्लेव की तरह भी कर सकते हैं। इसकी बोली की शुरुआत हम करेंगे 10,000, लेकिन तभी आवाज आती है 1 मिलियन, और सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये होता है जागन। तभी बारबेटोस बोलता है, अरे मैं मानता हूँ कि ये एक एल्फ है, लेकिन इतनी ज्यादा रकम। लेकिन यहाँ पर जागन को उस लड़की से पहली नजर का प्यार हो गया है, और इसी वजह से वो उसकी मदद करना चाहता है, उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, और उसे छूना चाहता है। तभी बारबेटोस बोलता है कि तू इसके साथ क्या करेगा यार। लेकिन जागन जो एक्सप्रेशन देता है उसे देखकर तो बारबेटोस भी घबरा जाता है, और इसके अगले ही पल में जागन उड़ते हुए उस लड़की के पास आ जाता है और सोचने लगता है कि यार मैं इससे क्या बोलूं, और वैसे क्या ये ठीक है, इसकी आंखों में कोई चमक नहीं दिख रही। और अब जागन उस जंजीर को देखकर पूछता है कि ये क्या है। ऑक्शन वाला आदमी बताता है कि ये कॉलर उसके माना को काबू में रखता है, और इसके अलावा वो कहीं भाग भी सकती है। और वैसे हम में से कोई ये भी नहीं जानता कि इसे हटाया कैसे जाए। जागन पूछता है कि क्या ये होश में है। वो बताता है आदमी कि ये हमेशा ऐसी ही रहती है, और इस पर मामूली सॉर्जरी का तो कोई असर भी नहीं होता। ये बातें सुनकर जागन सोचता है कि मैं इसके साथ बातें करना चाहता हूँ, और वो बोलता है कि मैं इंतजार नहीं कर सकता इसकी वो आवाज सुनने के लिए। और ये एक्सप्रेशन देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को तो यही लगेगा कि ये साला कुछ गलत करने वाला है। सभी का एक्सप्रेशन देखकर जागन सोचता है कि क्या मैंने कुछ अजीब कह दिया। अब अगले सीन में जागन
उस एल्फ को अपने महल में लेकर आ चुका था। और दोस्तों यही वो सीन था जो हमें शुरू में देखने को मिला था। और यहाँ पर जागन को समझ नहीं आ रहा कि वो इस लड़की से क्या कहे यार। कैसा रहेगा अगर मैं उससे कहूँ कि आज आसमान कितना खूबसूरत है ना। नहीं, ये काम नहीं करेगा। अभी बादल हो रखे हैं, इस कैसल के बारे में बात करूं? नहीं, ये भी गलत होगा क्योंकि ये कैसल बहुत ज्यादा डरावना है। अब यहाँ पर जागन सोच ही रहा था कि क्या बात की जाए। तभी वो एल्फ बोलती है कि मास्टर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जागन पहली बार उसकी प्यारी आवाज सुन रहा था। वो बोलता है, कहो क्या बात है। लेकिन वो मन में कहता है कि आखिर मैं इतना रूड क्यों हो रहा हूँ। लेकिन तभी वो एल्फ पूछती है कि मैं किस तरह मरने वाली हूँ। और ये बात जागन को हैरान कर देती है। और अब जागन चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। ये सुनकर वो एल्फ बोलती है, तो क्या आप मुझे मौत से भी बदतर जिंदगी देने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर काफी सारे खतरनाक हथियार रखे हुए थे, कुछ अलग टाइप के। जागन कहता है मन में, अरे ये सारी तो इस महल के पुराने ओनर की हैं। मैंने इन चीजों को पहले कभी नहीं फेंका क्योंकि फालतू में काम कौन करे यार। सो अब जागन बोलता है कि तुम देखकर बता सकती हो कि मैं एक सॉर्सरर हूँ, लेकिन मुझे दूसरों को परेशान करने में कोई मजा नहीं आता। लेकिन इसके अलावा जागन उस एल्फ से कुछ नहीं कह पाता क्योंकि दोस्तों हमारे जागन को किसी से भी बात करना नहीं आता। बेचारा उस एल्फ से उसका नाम तक नहीं पूछ पा रहा। लेकिन तभी वो एल्फ अपना नाम बताती है, नेफेलिया। ये नाम सुनकर जागन मन में कहता है कि कितना प्यारा नाम है। और वो नेफेलिया से उसके फैमिली नेम के बारे में पूछता है। वो कहती है कि उसका ऐसा कोई फैमिली नाम नहीं है और अगर आप चाहें तो मुझे नेफी बुला सकते हैं। ये सुनकर जागन मन में कहता है कि इसका कितना प्यारा नाम है और इसके अलावा इसका निकनेम तो और भी प्यारा है। लेकिन फिर जागन पूछता है कि क्या एल्फ्स में फैमिली नाम ना होना आम बात है? नेफेलिया बोलती है कि नहीं, लेकिन मैं एक कर्स चाइल्ड हूँ। वैसे आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? अब इससे पहले कि जागन कुछ कहता, नेफेलिया बोलती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक वर्जिन हूँ। लेकिन तभी जागन शर्मा जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो? नेफेलिया बोलती है कि मुझे लगा आप एक सब्जेक्ट के रूप में मेरी वैल्यू देख रहे हैं ताकि आप मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स कर पाओ। जागन बोलता है कि मैं तुम पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला। नेफेलिया पूछती है, तो फिर आपने मुझे क्यों खरीदा? और अब उनके बीच साइलेंस हो जाती है और जागन बोलता है कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों हम तो जानते हैं कि जागन इस लड़की से पहली नजर का प्यार कर बैठा है। वैसे अब अगर हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं तो इसे मेरी ओर देखने का नजरिया बदलना होगा। एक मिनट, मैं इस प्यारी लड़की के साथ एक साथ रहने वाला हूँ, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। और अब इसके बाद जागन नेफेलिया के पास जाकर बोलता है, नेफी, अब मैं तुम्हें एक कमरा देने वाला हूँ, तुम जो चाहे वो कमरा चुन सकती हो। नेफेलिया बोलती है कि आप मुझे वो कमरा चुनने के लिए कह रहे हैं जहाँ पर मैं मरने वाली हूँ। जागन बोलता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। ये बात सुनकर नेफेलिया बोलती है कि आपने मुझे मारने के लिए नहीं खरीदा, तो फिर आप मेरे साथ करने क्या वाले हैं? उसकी बात सुनकर जागन सोचता है कि अरे हाँ, इसे पकड़कर बेच दिया गया एक गुलाम बनने के लिए। उससे हर वक्त यही कहा जाता होगा कि तुम बस एक चीज हो जिसका इस्तेमाल कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकता है। मुझे नहीं पता कि आखिर ये कर्स चाइल्ड वाला मामला क्या है, लेकिन इसे देखकर नहीं लगता कि इसके पास लौटने के लिए एक घर है। शायद से बिल्कुल मेरी तरह। ना ही मेरे पास कोई परिवार था और ना ही माता पिता। जितना मुझे याद है मैं शुरुआत से ही कचरे में जीता आया हूँ। और उसके बाद लोग मुझे जागन कहकर बुलाने लगे। और अब जागन नेफेलिया से कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए खरीदा है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है और आज से तुम मेरे लिए जिंदा रहोगी। ये बात सुनकर नेफेलिया हैरान होकर बोलती है कि ठीक है। इसके बाद जागन नेफेलिया को उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाने लगता है। जागन पूछता है कि क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? वो कहती है कि नहीं, आप मुझे ऊंचाई से फांसी पर लटका सकते हैं। जागन बोलता है कि मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करने वाला। अब इसके बाद ये दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन तभी नेफेलिया का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी जागन उसका हाथ थामकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि जरा देख कर चलो। और इसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है तब वो शर्माने लगता है। लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर
उसे ऊपर वाले कमरे में लेकर आता है और बोलता है कि मैंने इस कमरे का अब तक इस्तेमाल नहीं किया, ये कमरा थोड़ा छोटा होगा। लेकिन दोस्तों ये कमरा बड़ा ही खतरनाक होता है। सो अगले ही पल में जागन उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और नेफिलिया फिर से एक्सप्रेशन लेस हो जाती है और बोलती है कि आप मेरा गला भी काट सकते हैं मास्टर। सो तभी जागन बोलता है कि ये तो बस मैंने कुछ जाल बिछाए हैं इस महल को दुश्मनों से बचाने के लिए। उसने झूठ बोल दिया क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। और इसके बाद जागन उन सभी चीजों को अपने मैजिक से खत्म कर देता है उस कमरे में एक बड़ा धमाका करके। और इसके बाद दोस्तों वो कमरा बिल्कुल साफ हो जाता है। जागन सोचता है कि अब इसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन नेफेलिया जागन की ताकत देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। जागन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने सिर्फ बारबेटॉस से बात की है अपनी जिंदगी में और किसी से नहीं। लेकिन तभी नेफेलिया बालकनी में जाती है और यहाँ से वो आसमान को देखती है, चांद तारों को देखती है और चांद की ओर अपने हाथ भी बढ़ाती है। जागन भी आसमान की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि शायद से हम उस तक नहीं पहुंच सकते। और नेफेलिया चांद को देखकर जागन से कहती है कि क्या मैं इस कमरे में रह सकती हूँ। जागन बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। सो तभी नेफेलिया बोलती है कि ये कमरा आपने मेरे लिए चुना है और इसके लिए नेफेलिया जागन को शुक्रिया कहती है। सो जागन उसकी ओर देखने लगता है। नेफेलिया पूछती है कि क्या हुआ। जागन बोलता है कि आज तक मुझसे किसी ने भी शुक्रिया नहीं कहा। नेफेलिया बोलती है कि मैंने भी काफी वक्त से किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया। और इसी तरह इन दोनों के नए सफर की शुरुआत होती है। हमारा जागन जिसे सही से बात करना नहीं आता, वो नेफेलिया को अपना प्यार कैसे जाहिर करेगा। वैसे जागन की तरह मुझे भी बात करने में काफी दिक्कत होती है, खासकर लड़कियों से। वैसे क्या तुम्हें दिक्कत होती है अपने ऑपोजिट जेंडर वालों से बात करने में? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दो। और आखिर में सायोनारा।